वेलकम टू PW ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में और आपकी प्रारंभ बैच में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम टनाटन चल रही होगी, एकदम ही बढ़िया चल रही होगी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे आज के सेशन में ज्वाइन कर लिया है। निखिल, तनु, सेजल, अर्चना, मोनिका, अदिति, वैशाली, कंचन, मोहम्मद, यश, दीपिका, जानवी, ज्योति, मुस्कान, भूमि, फैज़ा, आर्या, तनु, शिफा, दिव्या, हर्षित, सूरज, दीपक, भव्या। सो यू ऑल हैव ज्वाइंड। क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझे आज के इस क्लास में ज्वाइन कर लिया है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर टुडे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर 4 है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर नंबर 4, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वॉइस इज लो, वॉइस इज लो। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए, वॉइस सही करवाते हैं। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। लो वॉइस सही करवाते हैं, वॉइस, वरी नॉट। ऑल राइट, वॉइस को सही करवा रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। बस ठीक है, अभी मुझे फटाफट बताइए कि वॉइस का लेवल क्या है। क्या अभी आप लोगों के लिए वॉइस एकदम परफेक्ट है? इज इट परफेक्ट नाउ? मुझे बताइए फटाफट, इज वॉइस ओके नाउ? वॉइस इज गुड? ठीक है, मुझे बताइए। इज वॉइस ओके? यस सर, सही है वॉइस। यस सर, ठीक सर, परफेक्ट सर, यस सर, गुड सर। ऑल राइट, चूंकि अभी वॉइस एकदम परफेक्ट है तो चलिए अपनी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हम अपनी इस कहानी की शुरुआत करने वाले हैं। लेट्स कम ऑन टू द स्टोरी, लेट्स कम ऑन टू द स्टोरी। कहानी आज से लगभग 235 साल पहले की है, रफली 235 ईयर्स एगो। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। कहानी आज से लगभग 235 साल पहले की है। यूरोप में एक देश हुआ करता है जिसका नाम है फ्रांस। अगर आप मैप में इसकी लोकेशन देखना चाहें तो मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, यह है यूरोप, और यूरोप में एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। आज से 235 साल पहले, 235 साल पहले इस देश में एक राजा हुआ करते थे। आज से 235 साल पहले यहां पर एक राजा हुआ करते थे और उन राजा का नाम था लुई 16। उन राजा का नाम था लुई 16। आज से 235 साल पहले एक राजा हुआ करते थे यूरोप के एक देश फ्रांस में, जिनका नाम हुआ करता था लुई 16। लुई 16 की ओर से आम जनता को
एक संदेशा या एक मैसेज मिला या लोगों में एक अफवाह फैल गई। अफवाह कुछ ऐसी थी कि राजा अफवाह कुछ ऐसी थी कि राजा आम जनता के खिलाफ आर्मी भेजने वाले हैं। राजा आम जनता के खिलाफ आर्मी भेजने वाले हैं। जब उन्हें इस बात की खबर लगी, सैयद तकी बेटा अपने आप पर ध्यान दीजिए, फोकस ऑन योर सेल्फ, फेल हो जाओगे एग्जाम में, अपने आप पर कंसंट्रेट करो, दूसरों पर नहीं। नाउ लोगों को खबर लगी कि राजा आर्मी भेजने वाले हैं। तारीख थी 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789। देश का नाम है फ्रांस। यूरोप में एक देश है फ्रांस नाम का। वहां पर राजा हुआ करते हैं लुई 16। और आम जनता में अफवाह है कि राजा आर्मी भेजेंगे और लोगों को जान से मार देंगे। इस देश की कैपिटल है पेरिस, जहां पर खूबसूरत एफिल टावर है और सभी लोग उस जगह पर घूमने जाना चाहते हैं। पेरिस में लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हुए और 7,000 लोगों ने राजा की एक जेल के ऊपर हमला कर दिया। उस जेल को एक फोर्ट कहा जाता था और उस फोर्ट का नाम था फोर्ट ऑफ बास्तील। बास्तील का फोर्ट राजा के टेरर का सिंबल था। राजा जब भी किसी से नाराज होते थे या कोई राजा का दुश्मन होता था तो राजा उसे बास्तील के उस फोर्ट में बंद कर देते थे। बास्तील के उस फोर्ट में राजा बंद कर देते थे और कहा जाता था जो एक बार बास्तील के फोर्ट में गया वो कभी भी फोर्ट से बाहर निकल के नहीं आ पाता था। भीड़ नाराज थी, गुस्से में थी और डरी हुई थी कि राजा आर्मी भेजेंगे और सबको गोली से मरवा देंगे। इस भीड़ ने राजा की उस जेल, जिसे बास्तील फोर्ट कहा जाता था, उसके ऊपर अटैक कर दिया, इस उम्मीद में कि बास्तील के उस फोर्ट में उन्हें खूब सारे हथियार मिलेंगे। जब वो फोर्ट के अंदर घुसे तो वहां पर केवल 7 प्रिजनर्स बंद थे। क्या उन्हें वहां कोई हथियार मिले गोला बारूद जैसा? नहीं, वहां उन्हें कुछ मिला तो नहीं, लेकिन उन्होंने वहां के 7 प्रिजनर्स को आजाद कराया। और जब उन्होंने वहां के 7 प्रिजनर्स को आजाद करा दिया तो उन्होंने बास्तील के उस फोर्ट में आग लगा दी। दे बर्न्ट दैट फोर्ट। दे बर्न्ट दैट फोर्ट। बास्तील का वो फोर्ट धू धू करके जलने लगा। बास्तील के उस फोर्ट को 14 जुलाई 1789 को, यानी कि आज से लगभग 235 साल पहले आग के हवाले कर दिया गया। बास्तील का फोर्ट कुछ इस तरीके से आग के लपटों में घिरा हुआ था। बास्तील का ये वही फोर्ट है जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती थी और कोई कभी नहीं चाहता था कि उसे बास्तील के फोर्ट में जाना पड़ जाए। बास्तील के फोर्ट को 14 जुलाई 1789 को आग के हवाले कर दिया गया। यूरोप का यह देश फ्रांस रिवॉल्यूशन में था। फ्रांस में एक क्रांति हो चुकी थी और उस क्रांति का नाम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरुआत हो चुकी थी एक क्रांति की, वहां के राजा लुई 16 के खिलाफ। वेलकम टू द चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
आइए जानते हैं कि इस चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन नाम के इस चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंट्रोडक्शन था और आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। मन में आपके कई सारे सवाल होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग राजा के खिलाफ हो गए, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों के मन में राजा से डर खत्म हो गया और लोगों ने इतनी हिम्मत जुटा ली कि वो राजा की जेल के ऊपर हमला करके उस जेल में आग लगा देंगे। आखिर लोगों के अंदर ये राइट या ये करेज कैसे आया। कहानी शुरू होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, और ये है आपका टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सवाल ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए समझते हैं। हमारा जो टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वी हैव अ टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। French Revolution, the beginning of story. The beginning of story. French Revolution. Exactly. Now, I need a blank page, black color. Wait. Thank you so much. टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ। यूरोप की एक कंट्री फ्रांस में, यूरोप की एक कंट्री फ्रांस में। नाउ कितने लोगों को वॉइस में इशू आ रहा है? वॉइस में इशू कितने लोगों को लग रहा है? वॉइस इशू बताइए फटाफट। नो इशू, नो इशू, नो इशू। वॉइस में कोई डिस्टरबेंस? ठीक है, मैं फिक्स करवा रहा हूं। अगर वॉइस ओके है तो फिर कोई क्लास डिस्टर्ब नहीं करेगा, और उसके बाद अगर कोई अननेसेसरली क्लास डिस्टर्ब करेगा जस्ट बिकॉज उसके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है तो मैं ब्लॉक करवा दूंगा। ठीक है, अभी मुझे बताइए फाइनल, वॉइस में प्रॉब्लम है, वॉइस ओके है या फिर खराब है? ठीक है, मुझे फटाफट बताइए, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है या इट इज गुड? हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। आई एम जस्ट कम्युनिकेटिंग अ बिट, यू जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर whether voice is okay or not. So फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में यूरोप में हुआ एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। इस रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच सोसाइटी में और पूरे यूरोप में बहुत सारे चेंजेस आए, और इन सभी चेंजेस के बेसिस पर फ्रेंच सोसाइटी में काफ़ी स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट्स हुए। नो प्रॉब्लम, ऑल सेट, नो प्रॉब्लम, मैनेजेबल, ऑल राइट, ओके, ठीक है सर, कंटिन्यू, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल सेट, ऑडिबल, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, नो इट्स ओके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले तो हमने जो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया
उसके बाद हम बात करते हैं कॉजेस की कि आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, और फिर हम इसका देखेंगे इम्पैक्ट कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ। तो कॉजेस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड इम्पैक्ट, तो हम इसी सीक्वेंस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज की। पॉलिटिकल कॉज क्या था? जिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन दिया, आखिर उसके बाद हम समझेंगे कि क्या रीजंस थे कि लोगों ने इतनी करेज के साथ इस रिवोल्ट को अंजाम दिया। 1774 रिवोल्ट के 5 साल पहले लुई 16 20 ईयर ओल्ड थे, राजा बन गए। ये राजा बन गए। राजा बनने के बाद इन्होंने सारी पावर्स अपने पास कॉन्सेंट्रेट कर ली। मतलब सारी पावर राजा के पास कॉन्सेंट्रेटेड थी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि राजा किसी और के साथ पावर शेयर करने को राजी नहीं थे। नो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इन्होंने कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं किए। नो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, और ना ही आम जनता को कोई लिबर्टी दी गई। एक्स्ट्रा वेगेंट एक्सपेंडिचर किया जाता था रॉयल लेज्योर के ऊपर। इनके पास एक ब्यूटीफुल बट एम्प्टी हेडेड वाइफ थी। इनके पास एक ब्यूटीफुल लेकिन एम्प्टी हेडेड वाइफ थी। इनकी वाइफ बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन वो दिमाग से खाली थी। मतलब उनका दिमाग काम करता नहीं था। और इनकी वाइफ का नाम था मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी जो कि फ्रांस का एक पड़ोसी देश है। ये एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रिया जो कि फ्रांस का पड़ोसी देश है, ये वहां की राजकुमारी हुआ करती थी। आप चाहें तो ऑस्ट्रिया के लोकेशन मैप में देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये है फ्रांस, ये है फ्रांस, और फ्रांस के पड़ोस में ये है हैप्सबर्ग एम्पायर, और यही है ऑस्ट्रिया। तो जो मैरी एंटोनेट थी वो फ्रांस से बिलोंग करती थी, और फ्रांस से वो यहां इस डायनेस्टी से या इस एम्पायर से यहां पर मैरिड थे। तो जो पड़ोसी देश था ऑस्ट्रिया, ये वहां की प्रिंसेस हुआ करती थी और वहां की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। और इस बारे में, ठीक है, हिस्टोरियंस कई तरीके के एब्सर्ड कमेंट्स भी करते हैं मैरी एंटोनेट के बारे में। मैरी एंटोनेट जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, उनके बारे में कई तरीके की बातें कही जाती हैं। जैसे उनका पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरवेंशन किया करती थी। वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरवेंशन किया करती थी। मतलब पॉलिटिक्स के मामलों में, राजा के मामले में इंटरवीन किया करती थी। मैरी एंटोनेट को लेकर एक फ्रेज बहुत फेमस है, और वो फ्रेज है लेट देम ईट केक। लेट देम ईट केक, ये जो फ्रेज है लेट देम ईट केक, इसका मतलब क्या है? एक बार जो ट्यूलियस का पैलेस था, ठीक है,
उसके सामने एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। मैं आपको बताऊं कि ये लोग बहुत ही एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ जिया करते थे, यानी कि लाइफ ऑफ लेज्योर जिया करते थे। लेज्योर का मतलब है कि बहुत पैसा खर्चा करते थे ये लोग एक शाही यानी कि रॉयल लाइफ जीने में। रॉयल लाइफ जीने में ये बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च किया करते थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च किया करते थे। नाउ यू कैन सी अ फ्यू थिंग्स, यू कैन सी अ फ्यू थिंग्स हियर कि इनकी कैपिटल हुआ करती थी पेरिस, कैपिटल थी पेरिस, और वहां पर एक ट्यूलरिस का पैलेस था, ट्यूलरिस पैलेस। राजा रानी को कायदे से जो वहां की कैपिटल यानी कि राजधानी है वहां के पैलेस में रहना चाहिए, लेकिन राजा रानी ट्यूलरिस के पैलेस में नहीं रहते थे, बल्कि राजा रानी ट्यूलरिस के पैलेस से दूर, मतलब पेरिस से दूर एक दूसरे पैलेस में रहते थे जिसको वर्सेलिस का पैलेस कहा जाता था। जिसको वर्सेलिस पैलेस कहा जाता था, जो कि पेरिस से दूर था, अवे फ्रॉम पेरिस। ये पेरिस से दूर था और ये वर्सेलिस के पैलेस में रहा करते थे। इस बात से आम जनता को काफी ज्यादा नाराजगी होती थी कि भाई अगर तुम राजा रानी हो तो तुम लोग कैपिटल में क्यों नहीं रहते, जब कैपिटल में एक पैलेस है तो वहां क्यों नहीं रहते। एक बार एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो पैलेस के किनारे सामने इकट्ठा हो गई, क्योंकि लोगों के पास खाने को कुछ भी खाना नहीं था और लोग नारे लगा रहे थे, और वो नारे कुछ इस तरीके से थे, गिव अस ब्रेड, गिव अस ब्रेड, गिव अस ब्रेड। गिव अस ब्रेड का मतलब ये था कि हमें रोटी दो, हमें रोटी दो, हमें रोटी दो। आम जनता इस तरीके से चिल्ला रही थी कि हमें रोटी दो। आम जनता के पास खाने को कुछ भी नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। राजा बालकनी में मुंह लटका कर खड़े थे। पीछे से मैरी एंटोनेट आती हैं और कहती हैं, पीछे से मैरी एंटोनेट आती हैं और कहती हैं, ठीक है, कि आखिर ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, आखिर लोग चिल्ला क्यों रहे हैं। लुई 16 बड़ा दुखी होकर कहते हैं, इनके पास खाने को रोटी नहीं है, दे हैवंट ब्रेड टू ईट। तो उनका रिस्पॉन्स आता है, लेट देम ईट केक। मतलब अगर उनके पास खाने को रोटी नहीं है तो उन्हें केक खा लेने दीजिए। अब उस बेवकूफ महिला को कौन बताए कि जिसके पास खाने को रोटी नहीं है वो केक कैसे खाएगा। शी वॉज फीलिंग कि जब उनका कभी रोटी खाने का मन नहीं होता है तो वो केक खा लेती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर उनके पास खाने को रोटी नहीं है तो वो केक खा लें। इसी चीज के ऊपर एक फ्रेज अटैच किया गया मैरी एंटोनेट के साथ, लेट देम ईट केक, और ये चीज काफी ज्यादा फेमस हो गई। पॉलिटिकली काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट था। ट्यूलरिस के पैलेस में बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट एक्सपेंडिचर रॉयल फैमिली के द्वारा किया जाता था। रॉयल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था, रॉयल एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा था, बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए जाते थे। ट्यूलरिस के पैलेस में 1800 सर्वेंट्स काम करते थे, जितने की जरूरत थी नहीं, जिसमें से 400 सर्वेंट्स तो केवल मैरी एंटोनेट्स के हुआ करते थे। 400 सर्वेंट्स तो केवल मैरी एंटोनेट के हुआ करते थे। उनके बालों को बनाने के लिए, उनके नाखूनों को बनाने के लिए, उनके हर एक काम के लिए अलग सर्वेंट डेजिग्नेट किए जाते थे। इस तरीके से जो मैरी एंटोनेट थी उस चीज को लेकर काफी ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन आम जनता के भीतर था। पॉलिटिकली सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब ये तो बात रही पॉलिटिकल सिचुएशन की। पॉलिटिकल सिचुएशन के बियॉन्ड अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि फ्रांस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि पॉलिटिकल कॉजेस के बाद अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक कॉजेस की। अंकित कुमार को कुछ नहीं समझ में आ रहा, बेटा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चा,
क्योंकि आप अपना दिमाग बंद करके आए हो, नहीं आएगा समझ में बच्चे। मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया है जो समझ में ना आए। मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक इंट्रोडक्शन बताया, और उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस क्या थे। अगर इतने में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू शुड रिकंसीडर योर यूपीएससी प्रिपरेशन बच्चा। आपको अपनी यूपीएससी की तैयारी को फिर से रिकंसीडर करना चाहिए कि आपको सच में यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यू कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स। हर इंसान को यूपीएससी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल स्टोरी, यू शुड लीव प्रिपरेशन बच्चा। प्लीज समझो बात को। या तो दिमाग लगाओ, एफर्ट करो, और डू समथिंग एल्स बच्चे। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, वेल एक्सप्लेन। हाँ ठीक है बेटा, मतलब अगर मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज समझाई होती ना, और फिर मुझे लगा होता कि नहीं मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, शायद बच्चा समझ नहीं पाया है, तो मैं एफर्ट करता समझाने का। मुझे पता है कुछ नहीं समझाया अभी मैंने, और उसके बाद कुछ लोगों को बस एक लाइन जो है कॉपी पेस्ट करनी होती है। तो आई एम जस्ट वांटेड टू टेल देम कि प्लीज बेटा, डू समथिंग एल्स प्लीज। Don't spoil your life in UPSC preparation. If you cannot understand this simple story, this is a very clear indication that UPSC is not for you. Please leave जो है UPSC preparation and do something else. और मैं ऐसा कुछ नाराजगी या गुस्से में नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं बहुत ही प्यार से आपको समझा रहा हूं। इट्स अ वेरी जेंटल एडवाइस बच्चे, मतलब कोई गुस्सा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं मतलब एनविटी बस कह रहा हूं। मैं आपको एक जनरल सी एडवाइस दे रहा हूं, जनरल सी गाइडेंस दे रहा हूं बेटा। और वो गाइडेंस यही है कि इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चे। अभी तो हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं ना, इसके बाद जब मैं हाई लेवल का पढ़ाऊंगा तो और हाई लेवल हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप एफर्ट नहीं करना चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते। यू आर मेकिंग इट इजियर कि हाँ मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। बेटा एफर्ट करो, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में कुछ समझ नहीं पाओगे। और ये बात मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, मैं एडवाइस दे रहा हूं आपको। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, प्लीज रिकंसिडर यूपीएससी प्रिपरेशन, डू समथिंग एल्स बेटा। प्लीज अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो। समझ गए ना? पॉलिटिकल कॉजेज में मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यहां पर रिवोल्यूशन की सिचुएशन बनी। चलो ये तो एक पॉलिटिकल कॉज रहा। अब आइए मैं आपको बताता हूं इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिकली क्या सिचुएशन बनी, या चलो सोशल कॉज पहले बताता हूं। सोशल कॉज, सोशल कॉज, ठीक है। आखिर क्यों हुआ सोशल कॉज? नाउ हैव अ लुक, ठीक है। सोशल कॉज के बारे में बात करते हैं। फ्रेंच सोसाइटी divided into three orders, divided into three orders। थ्री ऑर्डर्स के बारे में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, ठीक है। लास्ट चैप्टर में बताया था। लास्ट चैप्टर में जो थ्री ऑर्डर्स के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा, बिल्कुल फ्रेंच सोसाइटी इसी तरीके से थ्री ऑर्डर्स में बटी हुई थी। थ्री ऑर्डर्स में जो फ्रेंच सोसाइटी बटी हुई थी बेटा, वो कुछ ऐसे था। फ्रेंच सोसाइटी जो थ्री ऑर्डर्स में बटी हुई थी, वो तो हम लोगों ने वहां पे डिस्कस भी किया था लास्ट चैप्टर में। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र वाला सिस्टम नहीं होता बेटा, बिल्कुल वैसे ही फ्रेंच सोसाइटी में तीन ऑर्डर्स में जो सोसाइटी है वो बटी होती है। और वो जो थ्री सोसाइटी का डिवीजन है वो कुछ ऐसा होता है ना, जो थ्री सोसाइटी का जो थ्री पार्ट्स का डिवीजन है वो कुछ ऐसा होता है। जो पहला ऑर्डर है उसको बोलते हैं क्लर्जीज, जो दूसरा है उसको बोलते हैं नोबल्स बेटा, और जो तीसरे थे उनको बोलते हैं कॉमनर्स, ठीक है। अब ये जो थ्री ऑर्डर्स में वहां की सोसाइटी बटी हुई थी ना, इसको बेटा फ्रांस में स्टेट सिस्टम कहा जाता था। ये जो थ्री ऑर्डर्स का मॉडल था ना, इसको फ्रांस में स्पेसिफिकली स्टेट सिस्टम कहा जाता था। अब आप कहोगे बेटा कि सर ये स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब बेटा इन जनरल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इन जनरल प्रॉपर्टी होता है। अब यहां पर समझो कि जो ये स्टेट सिस्टम था ना, इसमें क्लर्जीज वाले इस सिस्टम को कहा जाता था फर्स्ट स्टेट।
फर्स्ट स्टेट, दूसरे वाले को कहा जाता था सेकंड स्टेट, और तीसरे वाले को कहा जाता था बेटा थर्ड स्टेट। मतलब जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। पहला स्टेट था क्लर्जीज का, उसको फर्स्ट स्टेट बुलाते थे बेटा। दूसरा था बच्चा, हाँ हाँ बच्चे, यहां पे स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी मुझे, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। हाँ, कॉमनर्स होगा बेटा, ये कॉमनर्स हो गया, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। थर्ड स्टेट, तो क्लर्जीज को यहां पे फर्स्ट स्टेट, जो मैंने आपको 3 ऑर्डर्स नहीं बताया था बेटा, जो मैंने आपको 3 ऑर्डर्स नहीं बताया था, उसी को यहां पर 3 स्टेट कहा गया है। तो जो क्लर्जीज थे बच्चा उनको फर्स्ट स्टेट कहा जाता है, जो यहां पर नोबल्स थे उनको सेकंड स्टेट कहा गया, जो कॉमनर्स थे उनको यहां पर बेटा थर्ड स्टेट कहा गया। अभी जो क्लर्जीज एंड नोबल्स थे बच्चा, ये कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे, पेड नो टैक्सेस, पेड नो टैक्सेस, और इनके पास बेटा खूब सारे प्रिविलेजेस हुआ करते थे, इनके पास खूब सारे प्रिविलेजेस हुआ करते थे। क्लर्जीज यानी कि चर्च तो एक टैक्स भी कलेक्ट किया करती थी किसानों से, टैक्स कलेक्शन फ्रॉम पीजेंट्स। और ये तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था बेटा कि चर्च किसानों से जो टैक्स वसूला करती थी बच्चा, उसको टीथेस कहा जाता था। टीथेस एंड टैली ना, याद है आप लोगों को? देखो कितना बढ़िया याद है, कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं तो उनको याद भी रहता है। और टीथेस क्या था बेटा? 1/10 ऑफ क्रॉप हुआ करता था। जो कॉमनर्स थे ना बच्चा, इसमें बहुत सारे लोग आ जाते थे। कॉमनर्स में बेटा पीजेंट्स आते थे, कॉमनर्स में पीजेंट्स होते थे, आर्टिशंस होते थे, ठीक है, मर्चेंट्स होते थे यानी कि व्यापारी होते थे बेटा, और और वर्किंग प्रोफेशनल्स होते थे। वर्किंग प्रोफेशनल्स में लॉयर्स, डॉक्टर्स, हाँ ये लोग भी हुआ करते थे, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हुआ करते थे, ठीक है। अब ये जो सोशल स्ट्रक्चर था ना बच्चा, इसमें सारे टैक्सेस कॉमनर्स से वसूले जाते थे, ठीक है। पेड टैक्सेस मतलब जो भी टैक्स पे करते थे वो यहाँ पे कॉमनर्स टैक्स पे करते थे, ना तो क्लर्जी कोई टैक्स पे करते थे, ना ही नोबल्स कोई टैक्स पे करते थे। सारे के सारे टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमनर्स को दे दी गई थी। अब इससे एक तो इनका बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था बच्चा, और इस एक्सप्लॉयटेशन के अलावा ये जो कॉमनर्स थे ना बेटा, वो हाईली एक्सप्लॉयटेड थे बेटा, ये बेटा हाईली एक्सप्लॉयटेड थे, इनका बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, और इनको कोई भी प्रिविलेजेस नहीं थे, नो प्रिविलेजेस, नो प्रिविलेजेस और राइट्स, और इनको कोई राइट्स भी नहीं थे। इसीलिए फ्रेंच सोसाइटी में एक कहावत कही जाती थी, और वो कहावत क्या था? वो कहावत क्या था बेटा? फ्रेंच सोसाइटी में जो कहावत थी वो क्या थी? कहावत थी क्लर्जीज प्रे, क्लर्जीज प्रे, नोबल्स फाइट, क्लर्जीज प्रे, nobles fight and people pay, and people pay। मतलब जो क्लर्जी हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, नोबल लड़ाई लड़ने जाते हैं, और आम जनता जो है वो पे करती है यानी कि टैक्स का पेमेंट करती है। मतलब इस पूरे सिस्टम में बेटा जो सबसे निचले स्तर पर यानी कि थर्ड स्टेट के लोग हैं, वो थर्ड स्टेट के लोग ही सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड हैं। थर्ड स्टेट के लोगों से ही सारे काम करवाए जाते हैं, थर्ड स्टेट के लोगों से ही टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, और उनको कोई राइट नहीं मिलता है, ठीक है। हम देखते हैं कि क्लर्जीज यानी कि चर्च के पास 10% स्टेट की लैंड है, लेकिन वो कोई टैक्स पे नहीं करते, उल्टा ये तो टैक्स वसूलते हैं। इनके पास 10% स्टेट लैंड है, 10% स्टेट लैंड, मतलब इनके पास उस जमीन पर इनफ रेवेन्यू होता है, लेकिन क्लर्जी कोई टैक्स पे नहीं करते, नोबल्स भी कोई टैक्स पे नहीं करते।
और ये एक बड़ा कारण है कि राजा के पास पैसों की बहुत कमी है। राजा के पास पैसों की जो कमी है, राखी बेटा मैं ऑलरेडी पेन की विड्थ कम कर चुका हूं, अब इससे ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। अब समझो बच्चे कि अब इनके पास एक बात आप समझो। हाँ, सो सॉरी, ओके, लेट्स कंटिन्यू। आइए आइए बात करते हैं। हाँ, ये तो पूरा मसला आपको क्लियर है, मुझे फटाफट बताइए। सोशल कॉजेज क्लियर हुए कि सोसाइटी में जो तीसरा हिस्सा है वो आखिर क्यों इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है। मुझे बताओ बेटा, क्या आप समझ गए इसको? प्लीज मुझे बताओ। बेटा अगर कोई बच्चा बहुत बेसिक डाउट पूछ रहा हो तो प्लीज आप लोग आंसर कर दिया करिए, क्योंकि कई बार बच्चे मुझसे वर्ड मीनिंग पूछ रहे होते हैं। कोई बच्चा मुझसे प्रिविलेज की मीनिंग पूछ रहा है, बेटा गूगल कर लो ना। मैं वर्ड मीनिंग कैसे बताऊंगा बेटा आपको? ये तो एक्सपेक्टेड है ना कि आपको वर्ड मीनिंग पता होगी। नहीं पता है तो गूगल कर लो, जिससे तुम आप जैसे आप चैट बॉक्स में टाइप करते हो ना बेटा, वैसे ही गूगल पे टाइप कर दो, आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। मुझसे कॉन्सेप्ट पूछो ना बेटा जो आपको समझ नहीं आ रहा, मैं समझाऊंगा ना। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चलो सोशल कॉजेस के बाद आइए मैं बात करता हूं इकोनॉमिक कॉजेस की। इकोनॉमिक कॉजेस में लुई 16 participated in independence of 13 American colonies। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अमेरिका में बेटा 13 कॉलोनीज हुआ करती थी जिन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी। ब्रिटेन के खिलाफ जो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उसमें फ्रांस ने उनका साथ दिया। समझो बेटा, 13 अमेरिकन कॉलोनीज वर्सेस ब्रिटिश। अंग्रेज और 13 अमेरिकन कॉलोनीज की आपस में लड़ाई चल रही थी बेटा। इस लड़ाई में फ्रेंच लोगों ने सपोर्ट किया 13 अमेरिकन कॉलोनीज को। फ्रेंच लोगों ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को सपोर्ट किया। फ्रेंच सपोर्टेड 13 अमेरिकन कॉलोनीज। और जब फ्रेंच ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को बेटा सपोर्ट किया तो इससे फ्रांस को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, ये तो खाली ब्रिटेन से अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे। इससे बच्चे इनको ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस हुए। इससे इनको ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस हुए। और ये जो बेटा ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस हुए ना, इससे इनके ऊपर 2 बिलियन लिवर्स का कर्ज हो गया। लिवर बेटा फ्रेंच करेंसी है। ये मत सोचना बेटा कि यहां पे लिवर बेचना है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है ना, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, वैसे ही फ्रांस की करेंसी लिवर कही जाती है। इनके ऊपर बेटा 2 बिलियन लिवर्स का कर्ज हो गया। इन्होंने डेट लिया हुआ था, डेट ऑन 10% इंटरेस्ट। ये 10% के ब्याज पर डेट लेकर बैठे हुए थे। इनके एनुअल बजट का एक बड़ा हिस्सा केवल इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा था। ह्यूज शेयर ऑफ
एनुअल बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। वो बेटा अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो खाली इंटरेस्ट पेमेंट में भर रहे थे। इसमें हुआ क्या, इसके अलावा फ्रिक्वेंट ड्रॉट आए। ड्रॉट का मतलब है बेटा सूखा, फ्रिक्वेंट ड्रॉट का मतलब है बेटा सूखा, और इससे फूड क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो गई। फूड क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो गई। एक तो फ्रिक्वेंट ड्रॉट आए और दूसरा बेटा यहां पर पॉपुलेशन भी बढ़ गई। फूड क्राइसिस में एक चीज और एड ऑन फैक्टर हो गई, वो थी पॉपुलेशन इंक्रीज। बेटा इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई। अगर आप यूरोप की पॉपुलेशन को इवैल्यूएट करना चाहें और देखें कि हाँ जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से बढ़ रही है, तो 23 मिलियन से पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई। ठीक है, जो पॉपुलेशन पहले 23 मिलियन हुआ करती थी, 23 मिलियन जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो बढ़कर बेटा 28 मिलियन हो गई। अब एक और तो बेटा फूड क्राइसिस है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, दूसरी ओर पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, तो लोगों के पास अब खाने को खाना नहीं है। एक तो लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, फूड क्राइसिस है बेटा, गरीबी है, दूसरी ओर राजा के पास पैसे नहीं है। ठीक है, किंग कुड नॉट इम्पोज फर्दर टैक्सेस। थर्ड स्टेट ह्यूज टैक्सेशन, थर्ड स्टेट के ऊपर ऑलरेडी बहुत टैक्स लगाया जा चुका था, तो वो इसके ऊपर अब टैक्स नहीं लगा सकते थे। एंड दैट इज द रीजन बेटा, दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन बच्चा कि यहां पर ये प्रॉब्लम हो गई। नाउ मुझे बताओ कि क्या इकोनॉमिक कॉज आपको समझ में आया कि जो फ्रांस की इकोनॉमी है बच्चा, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। एक तो इनकी खुद की माली हालत बहुत खराब थी, दूसरा इन्होंने ब्रिटेन के साथ दुश्मनी निकालने के लिए उनकी 13 कॉलोनीज को आजाद करवाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए। इस चक्कर में इनके पास 2 बिलियन लिवर का कर्ज हो गया और अब तो कर्जदार इनको 10% के ब्याज पर कर्ज देने लगे थे। इनके एनुअल बजट का एक बड़ा हिस्सा तो इंटरेस्ट पेमेंट में निकल जा रहा था। ऐसी कंडीशन में हालत खराब थी। ड्रॉट आए, सूखा पड़ा, खाने को कुछ नहीं बचा। एक और खाने को कुछ नहीं था, दूसरी ओर लगातार आबादी बढ़ती जा रही थी। मतलब प्रॉब्लम घटने को कौन कहे, प्रॉब्लम तो और बढ़ती चली जा रही थी। ऐसी कंडीशन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। मैंने आपको बताया बेटा पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज। अब मैं आपको बताता हूं बेटा फिलोसॉफिकल कॉज। मैं आपको बताता हूं बच्चा फिलोसॉफिकल कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिलोसॉफिकल कॉज, फिलोसॉफिकल कॉज। जब बेटा मैं फिलोसॉफिकल कॉज की बात करता हूं तो हमने क्या देखा, आइडियल्स ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसके पहले बेटा एक अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी और परस्यूट टू हैप्पीनेस की बात की गई थी। लिबर्टी मतलब सबको आजादी, इक्वलिटी मतलब हर व्यक्ति बराबर होगा, और परस्यूट टू हैप्पीनेस का मतलब है कि हर इंसान के पास खुश रहने का राइट है। परस्यूट टू हैप्पीनेस, ठीक है। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में जो बातें कही गई थी ना, वो बातें अब फ्रांस पहुंच गई, क्योंकि फ्रांस ही तो उनको आजाद करवाने गया था। और लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई अमेरिका को आजाद करवाने वाला फ्रांस उन्हीं चीजों को अपने लोगों को नहीं दे रहा जिसके लिए वो जाकर अमेरिका में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरा बेटा, कई सारे एनलाइटनमेंट थिंकर्स आए, कई सारे बेटा एनलाइटनमेंट थिंकर्स आए। और बच्चा जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे ना, उसमें एक नाम था बच्चा प्रीडोमिनेंटली लॉक का। बेटा लॉक ने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात की।
लॉक ने कहा कि हर इंसान को जिंदगी का अधिकार है, हर इंसान को लिबर्टी का अधिकार है, यानी कि वो आजादी से रहे, और हर इंसान के पास जो प्रॉपर्टी है उसको ये राइट है कि वो उसको बचा कर रखे और कोई उससे उसकी प्रॉपर्टी छीने नहीं, बच्चा कोई उससे प्रॉपर्टी उसकी नहीं छीने। लॉक के अलावा बेटा यहां पर एक नाम आता है रूसो का। रूसो ने बेटा जनरल विल की बात की। जनरल विल से हमारा क्या मतलब है बेटा? जैसे मैं कहता हूं कि क्लास में मान लो 2000 बच्चे हैं बेटा, मैं कहता हूं कि बच्चों मैं आज चाहता हूं कि 5 घंटे पढ़ाऊं, ठीक है। अब इन 2000 बच्चों में से 1800 बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर आप 5 घंटा पढ़ाओ, हमें तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। और 200 बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं सर, हमारी तो सांस फूलने लग जाती है 1 घंटे के बाद, हमारा तो सर एकदम फटने लग जाता है, हमें भूख लगने लग जाती है, हमारा तो मन करता है कि बस हम अचानक से यूं ही गिर जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे, तो प्लीज आप 1 घंटे से ज्यादा मत पढ़ाइए, ठीक है। तो अब देखो बेटा 2000 में से 1800 लोग कह रहे हैं कि सर आप जो है 5 घंटा पढ़ाइए, और जो 200 बच्चे हैं बेटा वो कह रहे हैं कि नहीं सर हम तो 1 घंटे के बाद गिर जाते हैं सर, हमसे तो खड़ा नहीं हुआ जाता है सर, ठीक है। तो हमसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। तो बेटा जनरल विल का मतलब क्या है बेटा? जनरल विल का मतलब है बेटा सबकी विल या ज्यादातर लोगों की विल। अब जनरल विल यहां पर क्या है बेटा? 1800 लोगों की बात है। जो 1800 लोग कह रहे हैं ना बेटा कि सर जो है आप 5 घंटा पढ़ा दो, सर 5 घंटा पढ़ा दो, हमको मजा आ रहा, तो वो बेटा जो है जनरल विल है बेटा, वो जनरल विल है। मतलब जो बातें ज्यादातर लोग कहते हैं वो जनरल विल होती है। रूसो ने कहा कि हम वही बात एक्सेप्ट करेंगे जो सब लोग मानते हैं। देखो बेटा 2-4 लोग हमेशा उछलते कूदते रहेंगे, आप उसका क्या करोगे, ठीक है। तो आपको वो जो विल है ना, दिस इज नॉट द जनरल विल, जो सब लोग बोलते हैं उसको जनरल विल कहा जाता है, कॉमन विल, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर आए मॉन्टेस्क्यू। यहां पर आए बेटा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने बेटा सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की। मॉन्टेस्क्यू ने जिस सेपरेशन ऑफ पावर की बात की बच्चा, उसमें उन्होंने कहा कि 3 चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए बच्चा लेजिस्लेचर, एक होना चाहिए एग्जीक्यूटिव, एक होना चाहिए जुडिशरी। वो कहते हैं लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव कानून लागू करेगा, और जुडिशरी जो है बेटा वो कानून में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उस लड़ाई झगड़े को निपटाने का काम ये करेंगे, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया बेटा। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था बच्चा। उस समय राजा लोगों का दौर था, राजा ही बेटा लेजिस्लेचर होता था, राजा ही एग्जीक्यूटिव होता था, राजा ही जुडिशरी होता था। ऐसे केस में अगर कोई बोले ना कि नहीं लेजिस्लेचर अलग होगा, एग्जीक्यूटिव अलग होगी, जुडिशरी अलग होगा, मतलब कानून बनाएगा कोई और, लागू कोई और करेगा, और झगड़ा हो जाने पे उस झगड़े को निपटाने का काम भी कोई और करेगा। ऐसे केस में तो बेटा राजा पकड़ के उसकी मुंडी कटवा देता था, ऐसा नहीं बोला जा सकता था, ठीक है, समझ गए। तो हमने देखा कि एक तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के आइडियल्स थे और दूसरा एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे जिसमें लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है। इन सभी लोगों ने जो बातें कही ना बेटा, वो बातें जो थी उन्होंने ही रिवॉल्यूशन का जो आइडिया है वो तैयार किया। तो राजा लोग ऐसी बातों पे तो मुंडी कटवा देते थे, लेकिन फिर भी इन सभी लोगों ने इतनी यूनिक बातें करी और इन बातों ने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है बेटा उसका बेस तैयार किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बेस तैयार करने का काम इन्होंने ही किया। तो बेटा मैंने आपको इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो पहली बात है यानी कि कॉजेज वो एक्सप्लेन कर दिए। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड द कॉजेज, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द कॉजेज। समझ गए बेटा? ठीक है, पॉलिटिकल कॉज बता दिया, सोशल कॉज बता दिया, इकोनॉमिक कॉज बता दिया, फिलोसॉफिकल कॉज बता दिया। मैंने 4 कॉजेज आपको बेटा बता दिए। अभी मुझे बताओ बेटा कि क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? लतिका पूछती हैं सनी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कब है?
लतिका बेटा, सनी का फर्स्ट अटेम्प्ट 2047 में है। आप तब तक इंतजार करिएगा और सनी के साथ ही एग्जाम दीजिएगा। अभी आप पढ़ाई मत करिएगा, आप सनी के साथ 2047 में आजादी, जब अपना देश जो है फुल्ली डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, तब आप एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। लतिका और सनी एक साथ एग्जाम देंगे 2047 में, क्योंकि लतिका अभी तो नहीं पढ़ेंगी तो भाई 47 तक तो समय लग ही जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर। क्या बात है बेटा, क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, तो बेटा मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज बता दिए। अब इन कॉजेज के बाद एक मसला आता है कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स। आइए अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कॉजेज आर डन हियर बेटा, एंड आफ्टर दीज कॉजेज विल मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट इवेंट्स। Important events of revolution. इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ रिवोल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ रिवोल्यूशन को बेटा आप एक कहानी की तरह समझोगे ना, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको ये बात बेहतर समझ में आएगी। होता क्या है बेटा, ये कहानी है 5th ऑफ मई की, ठीक है। 5th ऑफ मई की ये कहानी है 1789 में, और यही तारीख मानी जाती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। दिस इज द कंसिडरेट डेट फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दिस इज द कंसिडरेट डेट फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है। प्रशांत पूछते हैं सर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन सेम टाइम हुआ ना? बेटा थोड़ा आगे पीछे है, वो पहले हुआ था, ये बाद में हुआ काफी ना। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन तो बहुत पहले हो गया और ये तो बहुत ही बाद में हुआ। अब कहानी शुरू होती है बेटा 5th ऑफ मई को। 5th ऑफ मई, 5 मई को फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन 5th ऑफ मई। 5th मई 1789। ये जो दिन है बेटा, इस दिन को माना जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। 5th ऑफ मई, बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इसे बेटा एक कहानी की तरह समझो, इसे बच्चा एक कहानी की तरह समझो। बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहां कैसे शुरू हुआ? हमने क्या देखा बेटा, जब राजा के पास पैसों की किल्लत हो गई और राजा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, तो राजा ने कुछ इकोनॉमिस्ट बुलाए। उन इकोनॉमिस्ट में एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे बेटा कैलोनी नाम के। तो कैलोनी नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। उनसे राजा ने पूछा कि कैलोनी सर बताइए कि मैं आखिर क्या करूं, मेरी पैसे की बड़ी किल्लत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कैसे अपना राज्य चलाऊं, और इस तरीके से तो मेरा राज्य जो है वो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूं? तो कैलोनी जो एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने राजा को बोला कि राजा जी समझिए, आपकी सोसाइटी में 3 तरीके के लोग रहते हैं। जो पहले तरीके के लोग हैं उन्हें कहा जाता है फर्स्ट स्टेट, और इसमें चर्च के लोग हैं यानी कि क्लर्जीज एंड नोबल्स, ये आपको 1 रुपया नहीं देते। दूसरा सेकंड स्टेट, जिसमें नोबल्स आते हैं, इनके पास भी अंधा पैसा है, लेकिन ये लोग भी आपको 1 रुपया नहीं देते। आप सारा पैसा वसूलते किससे हैं? कॉमनर्स से, यानी कि थर्ड स्टेट से। अब थर्ड स्टेट के लोगों से जो आप पैसा वसूलते हैं सर, आप एक लिमिट से ज्यादा उनसे पैसा नहीं वसूल सकते, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। अगर इससे ज्यादा हम उनसे टैक्स वसूलेंगे तो वो तो मर ही जाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो वो फिर मर जाएंगे। ऐसे केस में फिर हम क्या करेंगे? तो फिर वो कहते हैं कि कैलोनी आप बताइए ना, आखिर हम क्या करें? व्हाट शुड वी डू? कैलोनी आप बताइए कि आखिर हम क्या करें? तो कैलोनी ने कहा सर आप एक काम कर सकते हैं, अब आप
थर्ड स्टेट के ऊपर, यानी कि इनके ऊपर तो टैक्स लगा नहीं सकते, क्योंकि इनके ऊपर आपने ऑलरेडी बहुत टैक्स लगा दिया है। एक काम कर सकते हैं आप क्लर्जीज एंड नोबल्स के ऊपर टैक्स लगा दीजिए। अगर आप क्लर्जीज एंड नोबल्स के ऊपर टैक्स लगा देते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, और जो बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा उसका इस्तेमाल करके आप अपना एम्पायर चला सकते हैं, आप अपना किंगडम चला सकते हैं। राजा को यह आइडिया काफी अच्छा लगा और राजा ने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन राजा ने कहा कि क्लर्जीज और नोबल्स मुझे टैक्स लगाने नहीं देंगे, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, और जैसे ही मैं उनके ऊपर टैक्स लगाऊंगा वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे। तो आखिर हम उनके ऊपर टैक्स कैसे इंपोज कर पाएंगे? ठीक है, आखिर हम उनके ऊपर टैक्स कैसे इंपोज कर पाएंगे? नाउ वी कैन सी अ फ्यू थिंग्स नाउ वी कैन सी अ फ्यू थिंग्स। राजा ने फैसला किया कि वो क्लर्जीज एंड नोबल्स, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के ऊपर टैक्स लगाएंगे। जैसे ही राजा ने ये अनाउंस किया कि मैं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के ऊपर, यानी कि क्लर्जीज एंड नोबल्स के ऊपर टैक्स लगाने जा रहा हूं, क्लर्जीज और नोबल्स तो एकदम से नाराज हो गए। उन्होंने कहा, राजा यू कैन नॉट डू दिस। राजा ने कहा, आई कैन डू दिस, आई एम द किंग। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो उन्होंने कहा, हमारे ऊपर टैक्स लगाने की अथॉरिटी केवल एक ऑर्गेनाइजेशन को है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टेट जनरल। राजा ने कहा, हैं, ये कौन है भला? मैं राजा हूं, मैं टैक्स नहीं लगा सकता, स्टेट जनरल टैक्स लगाएगा? बोले, हाँ राजा, आपको कुछ नहीं पता, आप छोटे से बच्चे हैं, राजा बन गए हैं, आप जो है राजा बनने के बाद आपको कुछ खास पता रहता नहीं है, माना कि अब आपकी उम्र हो गई है, लेकिन आप इतने भी एक्सपीरियंस नहीं है। राजा नोबल्स के ऊपर और क्लर्जीज के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। टैक्स लगाने की अथॉरिटी नोबल्स एंड क्लर्जीज, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की, केवल और केवल स्टेट जनरल के पास है। राजा ने कहा, है क्या ये स्टेट जनरल? ये क्या बवाल है भाई, राजा टैक्स नहीं लगा सकता, स्टेट जनरल टैक्स लगाएगा? ये क्या नाटक हुआ, ये क्या नाटक हुआ? उसने पूछा, भाई ये क्या होता है, हमको पहले बताओ। पिताजी के मुंह से एक दफा मैंने नाम सुना था स्टेट जनरल का, कि बहुत जमाने पहले, बहुत 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 पुराने जमाने पहले जो है, वो एक संस्था हुआ करती थी स्टेट जनरल नाम की, और वो जो स्टेट जनरल हुआ करती थी वही क्लर्जीज और नोबल्स के ऊपर टैक्स लगाया करती थी। राजा ने कहा, ये क्या है? तो एक जो है क्लर्जी थे, बोले, राजा आइए हम आपको बताते हैं ये क्या है। बोले, स्टेट जनरल की पहले मीटिंग बैठा करती थी। राजा बोले, लेकिन ये मीटिंग कब बैठती थी? राजा ने कहा कि भाई जहां तक मुझे याद आ रहा है, 175 साल से, 175 ईयर्स से स्टेट जनरल की मीटिंग कभी नहीं बैठी है। 175 साल हो गए, स्टेट जनरल की मीटिंग कभी बैठी नहीं है। तो वो क्लर्जी मुस्कुराए, बोले, राजा 175 साल से क्लर्जीज और नोबल्स के ऊपर टैक्स भी तो नहीं लगाया गया है। राजा ने बोला, भाई ये तो गजब बवाल है, 175 साल से कभी भी क्लर्जीज और नोबल्स के ऊपर टैक्स लगा ही नहीं है। बोले, ना राजा ना, 175 साल से हमारे ऊपर कभी किसी राजा ने कोई टैक्स नहीं लगाया है, आप ही एक नए राजा आए हैं जो टैक्स लगाने जा रहे हैं। क्लर्जीज और नोबल्स के ऊपर टैक्स लगाने की जो अथॉरिटी है वो राजा के पास नहीं होती, वो होती है हमेशा स्टेट जनरल के पास। उन्होंने पूछा, बताओ बताओ, आखिर ये स्टेट जनरल है क्या, मुझे बताओ। तो एक क्लर्जी ने कहा, राजा मैं आपको बताता हूं स्टेट जनरल क्या होता है, स्टेट जनरल क्या होता है और स्टेट जनरल की मीटिंग क्या होती है। उन्होंने कहा, राजा मैं आपको बताता हूं कि स्टेट जनरल की मीटिंग क्या होती है। मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। उन्होंने कहा, राजा मैं बताता हूं स्टेट जनरल में क्या होता है। उन्होंने कहा कि स्टेट जनरल की मीटिंग 175 साल से नहीं बुलाई गई है, मैं ये बात मानता हूं। डिड नॉट मीट, डिड नॉट मीट फॉर 175 ईयर्स,
स्टेट जनरल की जो मीटिंग है वो 175 सालों से नहीं हुई थी, और अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग कह रहे थे कि आप यहां पर स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाइए। उन्होंने कहा स्टेट जनरल में एग्जैक्टली होता क्या है, कोई मुझे बताएगा? मैं राजा हूं, मुझे भी तो कोई बताओ कि स्टेट जनरल में क्या होता है इस मीटिंग में, तुम लोग ये क्या नाटक बवाल कर रहे हो। उन्होंने कहा राजा मैं आपको बता रहा हूं, आप परेशान मत होइए, आप जो है थोड़ा सा कम जानकारी रखते हैं क्योंकि आपके पिताजी लोग ये सब जानते थे, पुराने जमाने की बात है। उन्होंने कहा राजा पहले जमाने में जो होता था वो हम आपको बता रहे हैं। पहले जमाने में राजा ये होता था कि हम सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांट देते थे। उन्होंने कहा ठीक है। बोले पहला होता था फर्स्ट, हम लोग एक बैठक बुलाते थे, जब भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ऊपर टैक्स लगाना होता था तो एक बैठक बुलाई जाती थी, तीनों स्टेट की बैठक। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेट, ये है सेकंड स्टेट और ये है थर्ड स्टेट, ये है थर्ड स्टेट। इन्होंने कहा कि राजा तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए जाते थे जब भी टैक्स लगाना होता था। बोले नियम क्या था मुझे बताओ 175 साल पहले? बोले राजा 175 साल पहले जो नियम था वो ये था कि फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर आते थे। इन्होंने कहा कि राजा फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर आते थे। बोले सेकंड स्टेट से? बोले सेकंड स्टेट से भी 300 मेंबर आते थे। और बोले थर्ड स्टेट से? बोले थर्ड स्टेट में तो आबादी बहुत ज्यादा है, बोले वहां से 600 मेंबर आते थे। बोले मतलब टोटल 1200 लोग आते थे? बोले हाँ राजा टोटल 1200 लोग आते थे। उन्होंने कहा राजा टोटल 1200 लोग आते थे, टोटल 1200 पीपल, और ये वोट करेंगे, ये करेंगे वोट फॉर टैक्स ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के ऊपर टैक्स लगे या ना लगे इसके ऊपर यही लोग वोटिंग करते थे। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, अगर ऐसा सिस्टम था स्टेट जनरल का, अगर यही कॉम्पोजिशन होता था तो कोई बात नहीं है, बुलाओ मीटिंग और हम लोग देखते हैं, हम लगाते हैं टैक्स। उन्होंने कहा ठीक है, मीटिंग बुला ली गई। अब जब मीटिंग बुलाई गई तो फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आए, सेकंड स्टेट से 300 लोग आए और थर्ड स्टेट से जो है यहां पर 600 लोग आए। अब जब थर्ड स्टेट के गरीब लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने का मौका मिला तो मैं आपको बता दूं कि इसमें विमेन और पीजेंट्स को पार्टिसिपेशन नहीं मिला था। थर्ड स्टेट में भी विमेन एंड पीजेंट्स, विमेन एंड पीजेंट्स डिड नॉट अलाउ, उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया था। इसमें भी जो रिच लोग थे, जो प्रोफेशनल क्लास था, जो रिच पीपल थे, थर्ड स्टेट में भी ओनली रिच पीपल, ओनली रिच पार्टिसिपेटेड। जो अमीर लोग थे उन लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। 600 लोग अमीरों की ओर से गए, थर्ड स्टेट में भी जो पढ़े लिखे अमीर लोग थे वो गए। हालांकि उन्होंने 4000 लेटर्स, 40,000 लेटर्स मंगाए थे विमेन और पीजेंट्स थे। तो विमेन और पीजेंट्स के 40,000 लेटर्स में उनसे पूछा गया था कि आखिर आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हो। तो उन लोगों की बातें यहां रखी गई थी। अब थर्ड स्टेट के लोग तो बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा 1200 लोग वोट करेंगे, अगर इसमें से 601 लोगों ने कह दिया कि इनके ऊपर टैक्स लगा दो तो टैक्स लग जाएगा, फिर तो मजे ही मजे हो जाएंगे। थर्ड स्टेट के लोग बहुत खुश थे, उनको लगा कि अब तो हम इन फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के ऊपर टैक्स लगा के ही मानेंगे, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन जब वो लोग वहां पर बैठक में गए तब उनको समझ में आया कि उनके साथ तो खेला हो गया है, उनके साथ तो बेटा गेम हो गया। उन्होंने कहा गेम क्या हुआ? उन्होंने कहा गेम ये है कि स्टेट जनरल का जो वोटिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। स्टेट जनरल का उन्होंने पूछा भाई वोटिंग सिस्टम क्या है? स्टेट जनरल का जो वोटिंग सिस्टम था वो बड़ा यूनिक था। स्टेट जनरल वोटिंग सिस्टम, स्टेट जनरल का जो वोटिंग सिस्टम था, जब इसके बारे में थर्ड स्टेट के लोगों को पता चला तब उनको लगा कि भाई हमारे साथ तो खेला हो गया,
हमारे साथ तो बहुत बड़ा गेम हो गया। बोले गेम क्या हो गया? बोले गेम ये हो गया है कि यहां पर 1 पर्सन 1 वोट नहीं है भाई। यहां पर 1 पर्सन 1 वोट नहीं है। 1 पर्सन 1 वोट नहीं है। उनसे पूछा गया फिर यहां क्या सिस्टम फॉलो होगा? बोले यहां पर जो सिस्टम फॉलो होगा उसे 1 स्टेट 1 वोट कहा जाएगा। 1 स्टेट 1 वोट कहा जाएगा। बोले यहां जो सिस्टम फॉलो होगा हम उसे 1 स्टेट 1 वोट सिस्टम कहेंगे। अब थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला भाई ये क्या बवाल है, 1 पर्सन 1 वोट नहीं होगा, ये कौन सा गेम हो रहा हमारे साथ? बोले गेम हो रहा है तुम्हारे साथ। बोले गेम क्या हो रहा? बोले गेम ये हो रहा कि ये तीनों स्टेट के लोग यानी कि 1200 लोग इकट्ठा नहीं बैठेंगे, ये लोग सब अलग अलग बैठेंगे। 300 लोग अलग बैठेंगे, 300 लोग अलग बैठेंगे और 600 लोग अलग बैठेंगे। बोले मतलब? बोले मतलब इन 300 लोगों से पहले पूछा जाएगा कि तुम लोग क्या चाहते हो, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ऊपर टैक्स लगे कि ना लगे। अब भाई साहब आखिर ये लोग क्यों बोलेंगे कि हमारे ऊपर टैक्स लगे? तो जब फर्स्ट स्टेट से पूछा जाएगा कि तुम्हारे ऊपर टैक्स लगे कि ना लगे तो ये तो कह ही देंगे कि नहीं मत लगाओ। फिर ये सेकंड स्टेट से पूछेंगे कि तुम्हारे ऊपर टैक्स लगे कि ना लगे, तुम्हारे ऊपर टैक्स लगे या फिर ना लगे, तो भाई वो क्यों बोलेंगे कि हमारे ऊपर टैक्स लगाओ? तो ये सेकंड स्टेट वाले भी मना कर देंगे। फिर ये थर्ड स्टेट वालों से पूछेंगे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ऊपर टैक्स लगे या ना लगे, तो ये बोल देंगे हां जी लगा दो, टैक्स लगा दो। ये बोलेंगे हां, लेकिन ये माना जाएगा कि प्रपोजल 2-1 से डिफीट हो गया। ये माना जाएगा कि प्रपोजल 2-1 से डिफीट हो गया। मतलब स्टेट जनरल का कॉम्पोजिशन और वोटिंग पैटर्न ऐसा था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ऊपर कभी टैक्स लग ही नहीं सकता था। इट वॉज नेवर पॉसिबल कि आप टैक्स लगा पाए फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ऊपर। थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला ये क्या मजाक चल रहा है भाई, तुमने हमें यहां बेइज्जत करने के लिए बुलाया है। जब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ऊपर इस सिस्टम में टैक्स लग ही नहीं सकता तो तुमने हमें बुलाया ही क्यों? Why did you call us? तुमने हमें क्यों बुलाया? उनको तो बहुत हर्ट हुआ, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमारे साथ जो है गलत हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें परेशान किया गया है। ऐसे करके वो लोग बोलने लगे। थर्ड स्टेट के लोगों ने 1 पर्सन 1 वोट की मांग की। उन्होंने कहा 1 पर्सन 1 वोट हमको चाहिए। थर्ड स्टेट के लोगों ने 1 पर्सन 1 वोट की मांग की। थर्ड स्टेट डिमांडेड 1 पर्सन 1 वोट। वन पर्सन 1 वोट। थर्ड स्टेट ने डिमांड की 1 पर्सन 1 वोट की। राजा ने क्या उनकी बात मानी? नहीं, राजा ने उनकी बात नहीं मानी। राजा डिड नॉट, किंग डिड नॉट accept their demand. King, under the pressure of first and second state, did not accept their demand. राजा ने तो क्लर्जीज और नोबल्स के प्रेशर में आके बोला कि नहीं जी नहीं, 175 साल पुराना सिस्टम है, अब हम बदले कैसे, लोगों को बड़ा बुरा लग जाएगा, हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, प्लीज ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप मत करो ऐसा। तो उन्होंने उनकी डिमांड रिजेक्ट कर दी। थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला भाई हम तो नहीं मान रहे। थर्ड स्टेट ने स्टेट जनरल की मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। थर्ड स्टेट यानी कि जो गरीब लोग थे, बॉयकॉटेड मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। इन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। इन्होंने बोला हम तो भाई बैठ ही नहीं रहे, ये तो सिस्टम ही गलत है, इस सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है, हम तो नहीं मान रहे। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बोला हम नहीं बैठ रहे इसमें, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया।
उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। और जब उन्होंने बॉयकॉट कर दिया तब क्या हुआ, थर्ड स्टेट ने बोला भाई हम अब थर्ड स्टेट नहीं हैं, हम तो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ, थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्होंने कहा अब हम थर्ड स्टेट नहीं है, हमको अब थर्ड स्टेट मत बुलाओ, हमको बुलाओ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बोले कि तुम 600 लोग जो खुद को लेजिस्लेटिव असेंबली घोषित कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम लोग क्या करोगे जब तुम लोग थर्ड स्टेट नहीं हो, तुम लोग बोल रहे हो अब हम थर्ड स्टेट नहीं है, अब हम लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, तो क्या करोगे क्या तुम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बनके। इन्होंने कहा हम बनाएंगे फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। बोले तुम लोग राजा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है। बोले हाँ बनाएंगे। राजा जब आतताई हो जाता है तो क्या करते हैं, राजा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे। इन्होंने कहा कि हम ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि हम तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि तुम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करोगे उसमें तुम लोगों की प्लानिंग क्या है। बोले ये राजा जो ना है बहुत खराब राजा है, अब हम क्या करेंगे ना कि हम लेकर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बोले ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है। बोले राजा को एक कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, राजा की मनमानी नहीं चलेगी। ये राजा एकदम बर्बाद राजा है, ये कठपुतली बन चुका है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की, ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की कठपुतली बन चुका है। हम तो इसकी बात नहीं मानेंगे, हम इसकी बात नहीं मानेंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए गए। इन्होंने बोला हम तो जा रहे, हम तो जो लेजिस्लेटिव ऑफिस है वहां पर हम बैठेंगे और हम वहां बैठकर बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। राजा ने बोला ताला मारो, हॉल में, असेंबली हॉल में ताला मारो, ये लोग बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, ये लोग ज्यादा स्मार्ट हैं, असेंबली हॉल में ताला मारो। तो जब ये लोग अगले दिन असेंबली हॉल में बैठने के लिए गए कि भाई हम तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे यहां पे बैठ के, तो राजा ने असेंबली हॉल में ताला मरवा दिया। बोले बैठ के दिखाओ, देखते हैं तुम लोग कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो, तुम लोगों को जब बैठने की जगह मिलेगी तब तो तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे ना, तब तो तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। ये लोग गए तो वहां ताला पड़ा हुआ था, असेंबली हॉल में ताला पड़ा था। राजा ने कहा बेटा तुम लोग बहुत स्मार्ट बन रहे हो, अभी बताते हैं तुमको। राजा ने ताला मरवा दिया असेंबली हॉल में। जब ये गए तो असेंबली हॉल में ताला लगा हुआ था, वहां पे सारे गार्ड खड़े हुए थे। बोले आगे बढ़ेंगे तो कूटना इनको। इन लोगों ने कहा राजा तुम भूल रहे हो, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं तो हैं, और हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं, ठीक है, हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं, तो फिर यहां पर हाँ एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो जो इनिशियल फेज था उसमें उन्होंने ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, पब्लिक आउटरीच, स्टेट जनरल की मीटिंग, वोटिंग का डिस्प्यूट, नेशनल असेंबली। ठीक है, इन्होंने एग्जैक्टली बेटा खुद को लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बल्कि नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था। बस एक कीवर्ड यहां पर चेंज कर दो, यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली की बजाय बस नेशनल असेंबली कर दो। ठीक है बच्चा, इसको बस नेशनल असेंबली कर दो, प्लीज एक माइनर करेक्शन कर दो, इसको क्या बना दो, नेशनल असेंबली। चलो, इसको हम लोगों ने, इन्होंने कहा कि भाई हम नेशनल असेंबली हैं, और हम नेशनल असेंबली हैं तो हैं, इसमें हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता, हम नेशनल असेंबली हैं तो हैं। अब इन्होंने बेटा नेशनल असेंबली जो है बना दी। अब ये जब राजा ने हॉल बंद कर दिया तो 20 जून की तारीख है बेटा, नेशनल असेंबली वाले हॉल में गए, लेकिन उनको हॉल में बैठने की जगह मिली नहीं। और जब इनको हॉल में बैठने की जगह नहीं मिली तो वहां पे बेटा एक इंडोर टेनिस कोर्ट हुआ करता था, और जो टेनिस कोर्ट था बेटा उसमें वो लोग टेनिस खेलते थे। टेनिस जानते हो ना बेटा, गेंद होती है, एक रैकेट होता है, और उसमें टेनिस से मारते हैं, तो टेनिस से बॉल को मारते हैं। तो ऐसे जो अमीर लोग होते हैं ना बेटा, वो लोगों के, अमीर लोगों के खेल भी अमीर अमीर होते हैं। अमीर लोग, तुम लोग बेटा क्रिकेट खेलते हो, गिल्ली डंडा खेलते हो, गरीब लोग हो ना कंचा खेलते हो, वो अमीर लोग ये सब नहीं खेलते हैं। अमीर लोग क्या खेलते हैं, अमीर लोग गोल्फ खेलते हैं, अमीर लोग गोल्फ खेलेंगे, अमीर लोग टेनिस खेलेंगे, अमीर लोग
पूल गेम खेलते हैं, तुम लोगों की तरह थोड़ी होते हैं बेटा, हमें भी इंक्लूड कर लो, हम भी कौन सा अमीरों की तरफ पूल गेम खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अमीर लोगों के गेम भी अमीर वाले होते हैं। तो वो टेनिस खेला करते थे, तो टेनिस कोर्ट था, मतलब एक हॉल जहां पे टेनिस खेला जाता था। तो बेटा तारीख थी 20 जून, और 20 जून की इस तारीख में सारे इकट्ठा हुए टेनिस कोर्ट में। अब यहां पर तारीख आ गई बेटा 20 जून 1789 की। क्या तारीख आ गई बेटा? तारीख आई 20 जून, 20 जून 1789। 20 जून 1789 को जो नेशनल असेंबली थी वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और उन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ ली। नेशनल असेंबली met in tennis court, met in tennis court, और उन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ ली। टेनिस कोर्ट ओथ ये थी कि हम तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर ही मानेंगे, हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर मानेंगे। और टेनिस कोर्ट ओथ में बेटा सब लोग ऐसे खड़े हुए, उन सभी लोगों ने ओथ ली कि हम अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, राजा को कंट्रोल करेंगे, गरीब लोगों को राहत दिलाएंगे। इस तरीके की बात बेटा इन लोगों ने टेनिस कोर्ट ओथ में ली। और थर्ड स्टेट में यहां टेनिस कोर्ट ओथ में बेटा एक लीडर थे जिनका नाम मिराबो था, मिराबो बुलाते हैं इनको, ठीक है, मिराबो, ठीक है, मिराबू थे जिन्होंने इस टेनिस कोर्ट ओथ को लीड किया। मिराबू वॉज देयर, मिराबू लेड दिस गैदरिंग, मिराबू। लेड दिस गैदरिंग, उन्होंने कहा भाई साहब, टेनिस नेशनल असेंबली ने क्या बोला? नेशनल असेंबली बोला कि मैं जहां खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है, हम जहां खड़े हो जाएंगे वहीं पर नेशनल असेंबली लग जाएगी, हमें उसके लिए असेंबली हॉल की जरूरत नहीं है, हमें उसके लिए असेंबली हॉल की जरूरत नहीं है। इस तरीके की बातें बेटा यहां पर होने लगी, इस तरीके की बातें होने लगी। नेशनल असेंबली बन चुकी है और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कहानी शुरू हो चुकी है। फ्रांस में राजा साइड में बैठा है और थर्ड स्टेट के लोग बैठकर अब एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का काम शुरू कर चुके हैं। दे हैव स्टार्टेड ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव स्टार्टेड ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बेटा एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। जो कहानी 5 मई 1789 को शुरू हुई थी वो कहानी यहां 20 जून 1789 को बहुत आगे बढ़ चुकी है। बात बेटा अब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। बात बच्ची जो अब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है उसमें क्या होता है? इलेक्टोरल सिस्टम, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, स्टेट सिस्टम, एग्जीक्यूशन ऑफ रॉयल्स, रिफॉर्म्स अंडर रॉबेस्पियर, डायरेक्टरी रूल। ठीक है, ठीक है, मिराबो के बारे में हमने यहां पर बात कर ली। आफ्टर दिस मिराबो इंपॉर्टेंट इवेंट्स में 5 मई 1789, 5th ऑफ मई 1789, 5th ऑफ मई 1789 में आपने देखा यहां पर, ठीक है। अब कहानी में हम पहुंचते हैं, अब जो स्टोरी लाइन है उसमें हम पहुंचे हैं 14th ऑफ जुलाई को। वी आर नाउ इन 14th ऑफ जुलाई। 14th जुलाई 1789, National Assembly was drafting constitution.
नेशनल असेंबली वॉज ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगी थी, तभी र्यूमर्स आ गए या कुछ एप्रीहेंशन स्टार्ट हो गए। ठीक है, किंग्स का ट्रूप मूवमेंट शुरू हो गया, जिससे र्यूमर्स आए। पोटेंशियल ऑर्डर टू ओपन फायर, र्यूमर्स। र्यूमर्स ऑफ ओपन फायर ऑन पीपल बाय किंग। र्यूमर्स आ गए कि राजा ने आदेश दिया है कि जाओ और ओपन फायर कर दो, ओपन फायर कर दो, सबको जान से मार दो। और जब इस बात के र्यूमर्स शुरू हुए तो 7,000 लोग पेरिस में इकट्ठा हुए। पीपल गैदर्ड इन पेरिस, 7,000 पीपल गैदर्ड इन पेरिस। और ये 7,000 लोग जब पेरिस में इकट्ठा हुए तो इन्होंने अटैक किया, अटैक ऑन बास्टील। अटैक ऑन फोर्ट ऑफ बास्टील। सिंबल ऑफ टेरर, सिंबल ऑफ टेरर ऑफ किंग, ये राजा के टेरर का सिंबल माना जाता था। ठीक है, 7 प्रिजनर्स रिलीज्ड। 7 prisoners released. No weapons found. यहां से कोई वेपन्स नहीं मिले। No weapons found. Fort of Bastille was burnt. Fort of Bastille was burnt. Confidence among people. और इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस अमंग पीपल, अब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। बेटा, मैंने अपना आज का लेक्चर इसी बास्तील के फोर्ट के ऊपर आग लगाने से शुरू किया था, और इसी बास्तील के फोर्ट पर आग लगाने पर मैं अपने आज के इस सेशन को एंड कर रहा हूं। कहानी जहां शुरू हुई थी वहां तक लेकर आया हूं। बास्तील के फोर्ट के बाद की कहानी को हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। बास्तील के फोर्ट के जलने की कहानी के बाद क्या हुआ, यह हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। आखिर क्या हुआ राजा के साथ, क्या हुआ इस नेशनल असेंबली का, राजा ने इस चीज को कैसे मैनेज किया। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो अब आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके बाद आई एम ओपन फॉर योर डाउट्स। तो अगर इसके बाद आप अपना कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर डाउट फ्रॉम मी। तो नाउ आई एम ओपन फॉर योर डाउट्स। यू कैन आस्क योर डाउट्स हियर। प्लीज मुझे बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। ओपन फॉर योर डाउट बेटा, नो डाउट, नो डाउट। नो डाउट, क्लियर, नो डाउट। थैंक यू सर, ऑल क्लियर। ओके, र्यूमर रॉन्ग बेटा, पता नहीं सही था गलत था। सर आपको घर नहीं जाना, जाना है बेटा, मुझे भी घर जाना है, लेकिन आपका डाउट लेकर ही जाऊंगा। फ्रांस में सर वाई कॉन्फिडेंस अमंग पीपल, बेटा जो है कॉन्फिडेंस अमंग पीपल आ जाता है, वो अगर आप कोई चीज करो और उस पर आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिले तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, उस कॉन्फिडेंस को काउंटर करना पड़ता है।
टुमारो, टाइमलाइन। ट्यूलरिस क्या है बेटा? ट्यूलरिस बेटा पैलेस का नाम है, महल का नाम है। एक प्लेस है ट्यूलरिस बेटा, और वहां पर एक पैलेस था, महल था। एनलाइटनमेंट थिंकर्स, हाँ बेटा एनलाइटनमेंट का जो है टॉपिक पढ़ाया था ना। किंग ने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया था, हाँ जी बेटा, बाद में किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया था। टाइमलाइन यहां से कंटिन्यू करेंगे, हाँ जी बेटा टाइमलाइन कल इसके आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो कहानी है ना इसको ऐसे ही आगे बढ़ा देंगे। सर इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है बेटा? इस बार क्वेश्चन ये बन सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल्स ने आज हमें कैसे इंस्पायर किया, उनकी आज रेलेवेंस क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कैसे मॉडर्न वर्ल्ड बनाया। ये दोनों ही क्वेश्चंस बेटा आप पूछे जा चुके हैं। मिराबो कोच थे क्या? मिराबो एक लीडर थे बेटा, जो उनको लीड कर रहे थे, आप कोच कह सकते हो। सर्वेंट वर्सलिस पैलेस में, ट्यूलिस पैलेस में थे बेटा। सर्वेंट्स वर्सलिस के पैलेस में थे, ट्यूलिस के पैलेस में नहीं। कल मिलते हैं, बाकी की स्टोरी बताऊंगी बेटा, मैं बताऊंगा कि तुम बताओगी? सर्वेंट्स वर्सलिस पैलेस में होंगे, हाँ जी बेटा, जहां राजा रहेंगे वहीं तो पैलेस में रहेंगे ना बेटा। और क्या फर्क पड़ता है, सर्वेंट्स आपके पैर दबाने आपने सर्वेंट्स से, कहीं भी हो सर्वेंट्स, आपने क्या करना है बेटा? सबसे पहले कन्फ्यूजन फ्रेंच बना, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच में बना था, नहीं बेटा, सबसे पहला मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में बना था। सर किंग सेकंड स्टेट में आते हैं, नहीं बेटा, किंग तीनों स्टेट के ऊपर आते हैं। किंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट सिस्टम, किंग सबसे ऊपर है बेटा, वो स्टेट सिस्टम का पार्ट नहीं है। ऑल क्लियर सर? किंग इज ब्रूट, नहीं बेटा, मतलब ब्रूटल नहीं था, थोड़ा बेवकूफ किस्म का था। आप ब्रूटल नहीं कहोगे, थोड़ा बेवकूफ किस्म का कह सकते हो। थर्ड स्टेट वालों ने रिवोल्ट किया था, वो पहले क्यों नहीं किया 75 ईयर्स में? बेटा मौके मौके की बात है, देखो आप कर रहे हैं ना। इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑन इंडिया बेटा एडवांस में पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना बच्चा, बेसिक पढ़ो, बाकी बच्चों का दिमाग फट जाएगा। आप तो कह रहे हो पढ़ा दो, मैं तो पढ़ा दूंगा, पढ़ाऊंगा, एडवांस में पढ़ाऊंगा। अमेरिकन रेवोल्यूशन एडवांस में पढ़ाऊंगा आशी बेटा, आशी बेटा अमेरिकन रेवोल्यूशन एडवांस में पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाऊंगा। फ्रांस में लोन किससे लिया था बेटा? आसपास के देशों से लिया था, जैसे स्विट्जरलैंड से लिया था, और इसके अलावा स्विट्जरलैंड चलो एक एरिया हुआ करता था, प्रशा से लिया था, ऑस्ट्रिया से लिया था। राजा कमजोर थे, हाँ बेटा राजा कमजोर थे। केटीएम कर दो बेटा, केटीएम, डीएसएलआर से मेरा कोई नाता नहीं है बेटा, मैं केटीएम नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, चलो मैंने सही कर दिया, सही लिख लो बेटा, क्या फर्क पड़ता है सर्वेंट्स कहाँ कौन थे। ठीक है, आंसर राइटिंग बेटा अभी पढ़ लो, एडवांस थोड़ा सा पढ़ा दूंगा तब आंसर राइटिंग होगी। अभी आप पहले थोड़ा सा समझो तो, जानो तो, इन्फॉर्मेशन तो लो। सेवन प्रिजनर्स में क्या था बेटा? सेवन प्रिजनर्स में कुछ नहीं था बेटा, सेवन प्रिजनर्स थे बेटा। मैं एनसीईआरटी वाला से पढ़ा रहा हूँ बच्चा, एनसीईआरटी वाला नाम की एक बुकलेट आपको मिली है, मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ बेटा। सर रेवोल्यूशन सबसे पहले फ्रांस में नहीं हुआ था, नहीं बेटा, सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। अमेरिकन रेवोल्यूशन एडवांस क्लासेस में पढ़ाऊंगा बेटा, एडवांस क्लासेस में एक टॉपिक है अमेरिकन रेवोल्यूशन नाम का, उसको पढ़ाऊंगा, उससे मेंस में क्वेश्चंस भी आते हैं, एनसीईआरटी वाला मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एडवांस क्लासेस में आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर दोनों पढ़ाऊंगा बेटा, समझ गए? थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऑल राइट बेटा। 18,000 क्या लिखा बेटा आपने? व्हाट इज 13 अमेरिकन कॉलोनीज? लीव बेटा, एडवांस क्लासेस में 13 अमेरिकन कॉलोनीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी बस आप उसको छोड़ दो, अभी बहुत कुछ पढ़ना है ना बेटा, वर्ल्ड हिस्ट्री अभी तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना बेटा, एनसीईआरटी। सर हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? बेटा आपके पास किताब है बेटा, उसमें देख लेना कितने टॉपिक्स रह जा रहे हैं। आपके पास किताब है बेटा, उसी किताब से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप भी उसमें देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ, दोनों देख सकते हैं, तो आप उसमें देख लेना बच्चे। सर वी नीड टू रीड एनसीईआरटी वाला, वैसे इससे काम हो जाएगा, मैंने जो रीडिंग, जहां पे मैं बोलूँ ना कि रीडिंग लगा लो बेटा, वहां पे रीडिंग लगा लेना। जैसे पूछता है कोई कि क्या एनसीईआरटी वाला पढ़नी पड़ेगी बेटा, वैसे जिस टॉपिक में मैं ना बोलूं, लेकिन किसी में मैं बोलूं कि बेटा यहां रीडिंग लगा लेना, तो वहां जरूर रीडिंग लगा लो। जैसे थर्ड चैप्टर में मैंने पेज नंबर बताया था कि बेटा इस पेज नंबर से इस पेज नंबर के बीच बहुत रेलेवेंट बातें नहीं है, लेकिन एक रीडिंग लगा लेना। तो अगर मैं कहीं पर बोलता हूं बेटा रीडिंग लगाने को, तो वहां पर रीडिंग लगा देना। कहते हैं सर मुझे ब्लॉक कर दीजिए ताकि मैं कमेंट ना कर पाऊं, बेटा जरूर मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवाऊंगा, और मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगा ताकि आप कभी 3 साल में कमेंट ना कर पाओ।
1800 क्या है समझ नहीं आया बेटा? 1800 नौकर है बेटा, अच्छे से समझ लो, नहीं आप भी वही बन जाओगे ना बेटा। नौकर नहीं बनना ना, सरकारी नौकर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, नॉर्मल नौकर नहीं बनना है। आपसे डिस्टर्ब नहीं करोगे, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना बेटा क्लास को। डाउट सेशन ही तो चल रहा है बच्चे। सर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? काजल कहती है क्योंकि बेटा आपने मेरी जमीन हड़प ली है ना, मेरी आपसे एक खानदानी दुश्मनी है बेटा, इसलिए मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं बच्चे। आपसे मैं मैसेज नहीं करूंगी। सर पिछले वाले स्लाइड से कुछ नोट करना है? नहीं बच्चे, जो मैंने लिखवाया था वही नोट डाउन करना बस। ठीक है, ठीक है। सर प्लीज इनफ। अच्छा बेटा ठीक है बच्चा मेरा, मुझे भी जाना है। इनफ। हाँ। चलो बेटो, बच्चों, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है बेटा, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय बेटा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच टू यू ऑल।